गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की एक कहानी, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है इसे। पालमपुर गांव में चलने वाली आर्थिक क्रियाएं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का संगठन और उसके कौन कौन से कारक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पालमपुर में किस प्रकार से खेती होती है, उसके लिए कैसे भूमि उपलब्ध है, पालमपुर में श्रम व्यवस्था कैसी है, खेती करने के लिए पालमपुर के लोग कहाँ कहाँ से पूंजी की व्यवस्था करते हैं और पालमपुर में कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे एक गांव में जो भी क्रियाएं, जैसे आप लोगों का भी गांव है, आपके गांव में भी जो पालमपुर के रूप में हम लोग एक प्रतीकात्मक उदाहरण के तौर पे जो क्रियाएं देख रहे हैं वो आपके गांव में भी होगी। बस आपके गांव में जो क्रियाएं चल रही है वही क्रियाएं लगभग पालमपुर में पाई गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना। वैसे देखा जाए तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसके द्वारा हम पालमपुर गांव में कौन कौन सी कृषि तथा गैर कृषि क्रियाएं चल रही है, इसके बारे में हम लोग फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उत्पादन के प्रमुख 4 कारक कौन से हैं, द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इसके बारे में जो इस चैप्टर का बहुत ही आत्मा कहा जाता है, इट इज़ द सोल ऑफ द चैप्टर। पालमपुर गांव में भूमि का वितरण कैसे हुआ है और उसका उपयोग कैसा किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पालमपुर के गांव के लोग कृषि उत्पादन के लिए पूंजी की व्यवस्था कहां से करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पालमपुर में गांव में चलने वाली कुछ आर्थिक क्रियाएं। पालमपुर में कौन कौन सी क्रियाएं चलती है। वैसे तो पालमपुर में मुख्य व्यवसाय जो है खेती है, इसके अलावा वहां पर कुछ लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे मोटे उद्योग, घरेलू उद्योग, डेयरी उद्योग, परिवहन उद्योग, ये भी एक प्रकार से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ गैर कृषि कार्य वहाँ पर चलते हैं। पालमपुर गांव जो है आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। पालमपुर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक रायगंज है और उसके आगे शाहपुर है जो दोनों को सड़क से जोड़ने का काम करती है। सड़क पर कई सारे गुड़ और अन्य वस्तुओं का परिवहन चलता है, जिसमें बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि सड़क पर ये परिवहन के साधन चलते हुए दिखाई देते हैं। गांव में विभिन्न जाति के लगभग 450 लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। 1/3 लोग एससी यानी कि अनुसूचित जाति के हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। गांव में प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल भी है। गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। राजकीय का मतलब होता है शासकीय यानी कि गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक निजी औषधालय है, प्राइवेट जो फार्मेसी हम कहते हैं वो भी है वहाँ पर। गांव में गैर कृषि कार्य में उत्पादन गतिविधियाँ भी चलती है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन और दुकानदारी और डेयरी उद्योग भी वहाँ पर चलता है। इस अध्याय में हम लोग उत्पादन के केवल 3 कारकों की जानकारी हासिल करेंगे, जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, तथा चौथा कारक मानव पूंजी को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो उत्पादन का संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पादन क्या है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वेरी सिंपल, कोई भी वस्तु या सेवा हो सकती है जिसको हमें आवश्यकता होती है, उसको क्रियान्वित करना, उसका निर्माण करना यानी उत्पादन। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो।
उनके निर्माण के लिए ये 4 चीज़ें, 4 कारक, 4 घटक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले आवश्यक है लैंड यानी भूमि। नंबर दूसरा है जो लेबर यानी कि श्रम। नंबर तीसरा है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। और नंबर 4 है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानवीय श्रम या मानवीय पूंजी कहा जाता है उसे। ये मानवीय पूंजी हाल ही में नाम आया है, पहले इसको संगठक के रूप में कहा जाता था, ऑर्गेनाइजर। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है कि भूमि, लेबर और फिजिकल कैपिटल को इकट्ठा करके उत्पादन करने का काम करता है। ये व्यक्ति बहुत ही स्किल पर्सन होता है, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे इनके पास गुण होते हैं। इसमें फिजिकल कैपिटल को भी फिर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक फिक्स कैपिटल यानी कि स्थायी पूंजी, और दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, जिसको हम लोग आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक, नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, नंबर 4 मानवीय पूंजी। फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी को 2 प्रकार है, एक फिक्स्ड यानी कि स्थायी पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमि। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे पहला भूमि आवश्यक घटक है, जिसमें जल, वन, खनिज ये भी आदि सम्मिलित होते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें आवश्यक होता है सबसे पहले भूमि। चाहे वो आप खेती करोगे तो भी उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। कोई उत्पादन के लिए उद्योग निर्माण करोगे तो उद्योग निर्माण के लिए सबसे पहले लैंड की आवश्यकता होती है। आपको जल संग्रहित करना है तो भी उसके लिए भूमि चाहिए। आपको अगर पेड़ लगाना है तो भी उसके लिए भूमि चाहिए, और खनिजों को निकालना है तो भी भूमि से ही हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना जाता है उत्पादन का। यानी कि किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रमुख जो कारक है वो है श्रम यानी कि लेबर। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण घटक है श्रम। कुछ कार्य करने के लिए पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोगों की, कुछ कार्य के लिए शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। ये लेबर 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए हमें पढ़े लिखे यानी कि हाईली एजुकेटेड स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें केवल शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे खेती का काम करना है तो हमें मैनुअल वर्क यानी कि शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कहीं उद्योगों में मशीन चलाना है तो वहाँ पर हमें हाईली एजुकेटेड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक है श्रम। तीसरा जो है वो है भौतिक पूंजी। प्यारे बच्चों, हमारे पास भूमि है, श्रम भी है, लेकिन उत्पादन के लिए लगने वाले जो भी कच्चा माल है और अन्य साधन सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, खरीदी करने के लिए हमें आवश्यकता होती है पूंजी की, धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? देखिए, औजार, मशीन व भवन, इन्हें हम लोग लगभग स्थायी पूंजी कहते हैं, क्योंकि ये एक बार बनाने के बाद में हम लोग इसका उपयोग कई सालों तक कर सकते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। एक बार आपने मशीन खरीद लिया, एक बार आपने बिल्डिंग बना लिया या कोई औजार आपने खरीदी कर लिया, तो ये कई दिनों तक, कई सालों तक चलते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। साधारण औजारों से लेकर परिष्कृत औजारों तक, सिंपल टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को हम लोग स्थायी पूंजी में रखते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। दूसरी है कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल और मुद्रा, ये 2 चीज़ें आती है कार्यशील पूंजी में। प्यारे बच्चों,
किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चे माल को खरीदी करने के लिए हमें धन, पैसा या मुद्रा की आवश्यकता होती है। और ये कार्यशील पूंजी ऐसी होती है जिसका उपयोग करने के बाद में वो आपके पास से खत्म हो जाती है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो मशीन भी आपके पास होता है और वो भवन भी आपके पास होते हैं, या कोई औजार आपने खरीदे हैं तो वो भी आपके पास होते हैं। तो कच्चा माल खरीदी कर लिया, उत्पादन में उसका भी उपयोग किया जाता है, वो भी खत्म हो जाता है और फिर से आपको पैसे से नया कच्चा माल खरीदी करना पड़ता है। इसलिए इसको कार्यशील, वर्किंग, हमेशा ये वर्किंग में रहता है, इसलिए इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। इस उत्पादन के कारक जो है उसका चौथा और महत्वपूर्ण घटक है। पहला हमने कहा था भूमि, दूसरा हमने कहा था श्रम, तीसरा जो है भौतिक पूंजी और चौथा है मानव पूंजी। मानव पूंजी ये हाल ही में मैंने बताया है कि हाल ही में इसका नामकरण हुआ है। पहले इसे संगठक कहा जाता है था या उद्यम कहा जाता था, जिसको एंटरप्राइजर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चौथा महत्वपूर्ण घटक है मानव पूंजी। स्वयं उपयोग के लिए या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। नॉलेज एंड एंटरप्राइजर, इसकी आवश्यकता होती है। अगर भूमि भी है, श्रमिक भी है और पूंजी भी है, लेकिन इसका कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हर एक मानवीय पूंजी की आवश्यकता होती है। ये स्किल पर्सन होता है और उसी को हम लोग कहते हैं मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके, मतलब इकट्ठा करके, एकत्रित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के हम लोग कारक कहते हैं। जो अभी 4 कारक हमने देखे थे, ये बहुत बार इससे ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब हम देखेंगे सबसे पहला घटक जो है वो हम देखेंगे भूमि। प्यारे बच्चों, पालमपुर की खेती कैसी होती है, फार्मिंग ऑफ पालमपुर, तो आपको पता ही है भूमि स्थिर होती है। मतलब हमारे पास जितनी भूमि उपलब्ध है उतनी ही भूमि रहती है, उसका क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा नहीं सकते या उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। केवल भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि जैसे आज कोई भूमि कृषि के अंतर्गत है तो हो सकता है कल जाके उस भूमि पर भवन बने, या आज जो भूमि वनों के अंतर्गत है हो सकता है कल जाके वहाँ पर भवन बने, या उस भूमि पर एग्रीकल्चर शुरू किया जाए, या उस भूमि पर उद्योग स्थापित हो जाए, या वहाँ लोग बसने लगे। तो इस प्रकार से भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले लगभग 75% लोगों की जीविका जो है खेती पर निर्भर है। वे किसान या श्रमिक होते हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है। 1960 से आज तक कृषि भूमि के विस्तार में वृद्धि नहीं हुई है। अब नई भूमि को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 1960 के पहले जो भी बंजर भूमि थी उसी को कृषि के अंतर्गत लाया गया और आज इनके पास लगभग जो कृषि योग्य लाने लायक भूमि थी वो पूरी हो गई है और इसीलिए अब पालमपुर गांव में अतिरिक्त भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती है। 1960 में उन्होंने जो नई भूमि कृषि खासतौर पे जो बंजर भूमि लाई थी वही उनके पास है और इसीलिए नई भूमि बढ़ा नहीं सकते हैं और इसीलिए भूमि को स्थिर कहा गया है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने के लिए कोई तरीके हैं? प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि भूमि के क्षेत्रफल में तो हम लोग वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम लोग जितनी भूमि हमारे पास उपलब्ध है उतनी ही भूमि में हम लोग अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अधिक फसल ले सकते हैं? इसका उत्तर ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, किसान कोई भी भूमि खाली नहीं छोड़ते हैं। ये पालमपुर के बरसात में ये खरीफ फसल का उत्पादन लेते हैं जिसमें सामान्यतः ज्वार और बाजरा, और रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, शीतकालीन फसल भी कहा जाता है इसको, जैसे गेहूं उगाया जाता है। ये प्रमुख फसलें वहाँ पर होती है। इसके अलावा भूमि के एक भाग में ये गन्ने की भी खेती करते हैं। वर्ष भर गन्ना काटा जाता है। गन्ना कच्चे रूप में भी ये लोग बेचते हैं। वह गन्ने का गुड़ बनाकर भी
पास की जो मंडी है, शाहपुर नामक जो बड़ा कस्बा है, गांव है, वहां पर वो व्यापारियों को बेचते हैं। गांव में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, बिजली है, नलकूपों की सुविधाओं के कारण एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें लेते हैं, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और गेहूं की फसल। वैसे पहले वहां पर पारंपरिक रूप से सिंचाई के रूप में रहट का प्रयोग किया जाता था। रहट जो है, जिसको पर्शियन व्हील कहा जाता है, उसका उपयोग करते थे। लेकिन अभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण नलकूप बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक पंप बनाए गए हैं, और वहाँ पर वो लोग अच्छी तरह से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाए। साथ में एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा जब फसल को पैदा किया जाता है तो बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक एस्पेक्ट है, जिसे आमतौर पर ये व्याख्या के तौर पे या फिल इन द ब्लैक्स में पूछा जाता है। तो बहुविध फसल प्रणाली मतलब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें लेना, यानी कि बहुविध फसलें। इससे क्या होता है, भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता है। खासतौर पे जैसे ज्वार बाजरी का उत्पादन लेते हैं तो फिर वो फलीदार फसलें का उत्पादन लेते हैं। फलीदार मतलब अरहर वगैरह जैसे, जिसके कारण भूमि का उपजाऊपन बढ़ा रहता है और इसके कारण ये बहुविध फसल यहाँ लेते हैं। 1960 के मध्य तक खेती पारंपरिक बीजों का ये प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन इसे कम सिंचाई लगती थी। गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का ये प्रयोग करते थे, ये 1960 के पहले। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, 1960 के दशक के बाद में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एस स्वामीनाथन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है। इनके कारण कृषि उत्पादन में यहाँ पर क्रांति आई, क्योंकि अब खेती में आधुनिक तरीकों का प्रयोग होने लगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है? वेरी सिंपल, आप लोग सब जानते ही हैं। इस चित्र के माध्यम से आप लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, वहाँ पर ये आधुनिक बीज का ये लोग प्रयोग करते हैं, HYV हाईली यील्डिंग वेराइटी जिसे कहा जाता है, संकरित बियाने। उसके बाद में ये रासायनिक खाद फर्टिलाइज़र देखिए। उसके बाद में पेस्टिसाइड, यानी कि जिसे हम लोग कीटकनाशक दवाइयाँ कहते हैं। सिंचाई के लिए यहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक आधुनिक फार्मिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पंप भी वहाँ पर लगाए जाते हैं, नलकूप। उसके बाद में डैम पर बहुत सारे कैनल, लिफ्ट इरिगेशन के जरा खेतों को पानी दिया जाता है, और आधुनिक मशीन जिसे हम लोग मशीनरी कह सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह। तो इस प्रकार से ये मॉडर्न फार्मिंग के कुछ ऐसे तरीके हैं। ये इसके ऊपर भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आधुनिक बीज, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, पंप सेट, कैनल और आधुनिक औजार या मशीन जिसे हम लोग ट्रैक्टर, कार्बाइन, थ्रेशर जैसे मशीनों का वो प्रयोग करते हैं, उसे ये मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत में इस हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई या प्रभाव हमें सबसे पहले जो दिखाई देता है वो पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले सफल प्रयोग किया था। पालमपुर में पहले प्रति हेक्टर 1300 किलोग्राम गेहूँ होता था 1 हेक्टर में, आधुनिक तरीकों से बढ़कर ये 3200 किलोग्राम, देखिए कितना गुना बढ़ गया वहाँ पर। जब पालमपुर के लोगों ने पारंपरिक रूप से खेती करते थे तो 1 हेक्टर में लगभग 1300 ग्राम गेहूँ मिलता था। तो यही अगर आप देखोगे आधुनिक तरीकों से 3200 किलोग्राम गेहूँ का वहाँ उत्पादन होने लगा। क्या भूमि यह धारणा कर पाएगी? इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों कि अभी जो हमने पालमपुर के किसानों ने उतने ही भूमि में अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाया था। जब पालमपुर के किसानों ने इस प्रकार से आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाया तो क्या ये आधुनिक तरीके का जो भार है, ये भार भूमि सहन कर पाएगी? क्या भूमि का उपजाऊपन उतना ही रहेगा
या भूमि में कोई समस्या आएगी, इन्हीं के बारे में अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि ये जो आधुनिक प्रकार के हम भारी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिनके कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही। उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी की प्रतिदिन इसकी उर्वरता कम हो रही है। कुछ सालों तक इसके परिणाम बहुत ही अच्छे दिखाई दिए, लेकिन अभी इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं और इसीलिए आज भारत में, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी खासतौर पे रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने के लिए कहा जा रहा है और जो हमारा प्राकृतिक खाद है उसका ज़्यादा उपयोग, जिसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं, इस जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का सिक्किम ऐसा एक राज्य है जो भारत का पूर्ण रूप से जैविक खाद का प्रयोग करने वाला राज्य बन गया है। वहाँ पर हर कृषि उत्पादन के लिए केवल जैविक खाद का ही प्रयोग किया जा रहा है और भारत में धीरे धीरे अभी उसका विस्तार भी हो रहा है। दूसरा जो है, हमारे ये आधुनिक कृषि के तरीकों का दूसरा दुष्परिणाम जो है वो वाटर टेबल डिक्रीजिंग, यानी कि भौम जल स्तर कम हो रहा है। प्यारे बच्चों, भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होने के कारण हमने नलकूप बनाए हैं, कुएं बनाए हैं और भारी मात्रा में हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और परिणाम स्वरूप हमारा जो वाटर टेबल डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि भौमिक जल स्तर नीचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। इसके बाद में इस आधुनिक कृषि के तरीकों के कारण जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि हम लोग जो भी पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं वो जल में मिल जाता है और वही जल आगे चलकर नदी नालियों में मिलता है और उसी का पानी हम लोग पीते हैं। इसके कारण जल प्रदूषण होता है और पर्यावरण को क्षति तो होती है और इस प्रकार से ये आधुनिक तरीकों के कुछ दुष्परिणाम भी है। इसलिए हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग देखेंगे पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण कैसे है, कितने किसानों के पास कितनी भूमि है। वैसे आपको बताया था कि इसमें 450 परिवार के लोग रहते हैं। इसमें से 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, मतलब उनके पास कोई भी भूमि नहीं है, जो अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। पालमपुर में मझूले यानी कि मीडियम और बड़े बिग फार्मर 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर, तथा कुछ बड़े किसान हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भी भूमि पाई जाती है। इस प्रकार से ये भूमि का वितरण हुआ है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 150 परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर के ऊपर से लेकर 10 हेक्टेयर तक, तो कुछ के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पाई जाती है। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे प्लाट दिख रहे हैं ये 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं, ठीक है, और जो 2 बड़े हैं, कुछ बड़े हैं ये 2 हेक्टेयर से बड़े, कुछ बहुत बड़े हैं ये 10 हेक्टेयर से भी बड़े हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर भूमि का वितरण हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक लेबर यानी कि श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। छोटे किसान परिवारों के साथ अपने खेतों में यहाँ काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। मजदूरी नगद या अनाज के रूप में भी दी जाती है। खेत में काम करने वाले मजदूर दैनिक या पूरे साल के लिए काम करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो छोटे किसान हैं जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने परिवार के सहायता से ही खेती करते हैं। लेकिन जो मझेले, मीडियम और जो बड़े किसान हैं ये दूसरे लोगों को मजदूरी के रूप में मजदूरों को रखते हैं किराए पर। मजदूरी या तो नगद या कुछ अनाज के रूप में भी दी जाती है। खेतों में काम करने के लिए 2 प्रकार से मजदूर होते हैं, दैनिक मजदूर डेली वेजेस, और कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो पूरे साल के लिए रखे जाते हैं कुछ विशेष प्रकार के कार्य के लिए। सभी मजदूरों को वर्ष भर यहाँ काम नहीं मिलता है। सरकार द्वारा 2011 के अनुसार दैनिक मजदूरी 115 रुपये निर्धारित की गई थी। जबको डाला एक वहाँ की मजदूर है।
उसको 80 रुपये मिलती है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने जो न्यूनतम एक दिन की मजदूरी निश्चित की है, हर वर्ष ये सरकार निश्चित करती है, तो वो 115 रुपये मिलनी चाहिए थी, लेकिन पालमपुर के बड़े किसान उसको केवल 80 रुपये मजदूरी देते हैं। वर्तमान में ये 178 रुपये है और 2020 के लिए 190 रुपये करने का प्रस्ताव है। काम के लिए प्रतिस्पर्धा होने के कारण कम मजदूरी पर यहाँ लोग काम करते हैं, क्योंकि काम करने वाले ज़्यादा है और काम कम है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा होने के कारण इसी का लाभ ये बड़े किसान लेते हैं और मजबूरी में ये कम वेतन पर भी, कम मजदूरी पर ये काम करते हैं। अब तीसरा प्रमुख घटक है भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल। भौतिक पूंजी उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज लेना है, मशीन लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, उसके बाद में आपके फर्टिलाइजर्स लेना है, इरिगेशन के लिए पैसा लगता है और मजदूरी के लिए भी पैसा लगता है। पालमपुर में अधिकांश छोटे किसान को खेती के काम के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। देखिए किस प्रकार से ये अपने पूंजी की व्यवस्था करते हैं। जो छोटे किसान हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए इनके पास अतिरिक्त फसल नहीं होती, इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं बेच सकते, इसलिए केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने और थोड़ा बहुत अधिक मात्रा में फसल हो, इस दृष्टि से ये खेती करते हैं। तो इसके लिए इनको उधार लेना पड़ता है। ये उधार सामान्यतः बड़े किसानों से या व्यापारियों से, जिनसे ये लोग सामान खरीदते हैं, और उन्हीं से ये लोग उधार मांगते हैं, और जैसे ही फसल निकलती है उसी व्यापारियों को जाकर फसल बेचते हैं, या साहूकारों से भी ये लोग कर्जा लेते हैं। कर्जे पर ब्याज दर काफ़ी ऊंची होती है, जिसका भुगतान करना किसानों को काफ़ी कष्टदायी होता है, और कभी कभी किसानों को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। मझोले और जो बड़े किसान हैं इनको खेती से भारी मात्रा में बचत होती है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, बहुत अधिक मात्रा आधुनिक पद्धति से ये खेती करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनके पास उत्पादन होता है, और इसीलिए ये बाज़ारों में जाकर अतिरिक्त फसल बेचते हैं, इसलिए इनके पास काफ़ी अच्छा धन या पैसा मिलता है। इसलिए इन्हें अभी कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, मतलब अधिशेष कृषि उत्पाद का अर्थ होता है कि कोई भी किसान जब कृषि का उत्पादन करता है, फसलों का उत्पादन करता है, उसमें से कुछ जो उत्पाद होता है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उपयोग के लिए रखता है, और उसके अतिरिक्त जो फसल बचती है उसको हम लोग अधिशेष कृषि उत्पाद कहते हैं। अतिरिक्त मतलब अपने उपयोग को छोड़कर जो बचता है। किसान कुल उत्पाद का एक हिस्सा परिवार के उपभोग के लिए रखता है और अधिशेष उत्पादों को बाजारों या व्यापारियों को बेचता है। बड़े किसान का अधिशेष अधिक मात्रा में होने के कारण उन्हें ज़्यादा लाभ होता है, तब ऐसे किसान अपनी खेती करने के लिए आधुनिक उपकरणों को खरीदी करते हैं। इस प्रकार से ये लोग अपना उत्पादन बेचते हैं, और बड़े लोग जो अतिरिक्त पैसा मिलता है और खेती में आधुनिक तरीकों के लिए कुछ मशीन, ट्रैक्टर जैसे औजार खरीदी करने के लिए उसी पैसे का उपयोग करते हैं, उसी पूंजी का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पालमपुर में गैर कृषि कार्य। अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर देखा, क्या पालमपुर में कोई गैर कृषि क्रियाएं भी होती है, गैर कृषि कार्य चलते हैं? हाँ, इसमें प्रमुख जैसे हमने देखा था डेयरी उद्योग चलता है, विनिर्माण उद्योग चलता है लघु मात्रा में, उसके बाद में वहाँ पर दुकानदारी चलती है और परिवहन के काम भी चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेयरी उद्योग कैसा है। दुग्ध उद्योग कहा जाता है इसको। कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। ये लोग भैंसा का पालन करते हैं और घास उसको देते हैं, और जब ज्वार और बाजरा भी खिलाते हैं जब निकल जाने के बाद में, और जो दूध निकलता है उसको निकट के बड़े रायगंज में ये जाकर बेचते हैं। शाहपुर के व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र की वहाँ पर खोला है, और वहाँ जाकर ये दूध देते हैं, और वो बाद में शहरों और आसपास के गांव को दूध बेचने का काम करते हैं। पालमपुर के गैर क्रियाओं में हम लोग
दूसरी क्रिया देखेंगे लघु स्तरीय विनिर्माण, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में लगभग 50 से कम लोग विनिर्माण लगे हुए हैं। ये यहाँ पर लघु स्तरीय का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर कारखाने नहीं हैं, घरेलू उद्योग हम कह सकते हैं, जो खेतों में या अपने घर में अपने परिवारों की मदद से वह सामान्य औजारों का उपयोग करके ये उद्योग करते हैं। जैसे टोकरी उद्योग है, पॉट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे ये, या लोहा की कोई चीज़ बनाना, इसको हम लोग लघु स्तरीय उद्योग कहते हैं। पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण लोग लगे हुए हैं। पालमपुर में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से घर में या खेतों में किया जाता है। सरल उत्पादन विधियां मतलब बहुत बड़े उद्योग, बहुत बड़े औजार या बहुत बड़े मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, साधारण औजारों का उपयोग करके वो ऐसे उद्योग चलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शॉपकीपर्स भी पाए जाते हैं। पालमपुर के व्यापारी शहर के थोक बाजारों से वस्तुएं खरीदते। थोक बाजार मतलब जहाँ पर, जिसको अंग्रेजी में होलसेल कहा जाता है, बड़ी मात्रा में जहाँ वस्तुएं और कम दामों में मिलती है, उन्हें वो लोग गांव में जाकर बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, कपड़े जैसे जो दैनंदिन को लगने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दुकान में मिल जाती है। इस प्रकार से दुकानदार या दुकानदारी ये एक गैर कृषि क्रिया इस पालमपुर में चलती है। और अंत में हम लोग देखेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्ट। पालमपुर में रायगंज के बीच सड़क, जैसे इसके पहले उल्लेख हुआ था, वहाँ पर रिक्शा वाले रिक्शा चलाने का काम करते हैं, टांगे वाले भी हैं, जीप चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, ट्रक ड्राइवर तथा पारंपरिक जो बैलगाड़ी है ये चलाने वाले लोग परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। इस प्रकार से ये भी व्यवसाय या क्रिया चलते हैं। यह लोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। हाल ही में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है कि पालमपुर में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, तो वो हुआ है परिवहन में, परिवहन क्षेत्र में। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ है। इस पर आधारित जो प्रश्न है वो आप लोग इसको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों को लिखना है और नोटबुक संभाल के रखना है, क्योंकि इसी पर आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही हम लोग कुछ फ्राइडे सैटरडे को हम असाइनमेंट देंगे और एक छोटी सी 10 मार्क की क्विज। अभी तक हमारे जो 2 चैप्टर हुए हैं उस पर हम लोग क्विज आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।